जय हिंद दोस्तों। आप सब कैसे हैं? मुझे उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों आज आपका भाई क्लास 11 फिजिक्स का कंप्लीट सिलेबस लेके आया। दोस्तों आपका भाई आज कक्षा 11 का भौतिक विज्ञान के अंतर्गत आपको क्या क्या पढ़ना है उसका कंप्लीट सिलेबस आज आपका भाई लेके आया। आज से आपका कक्षा 11 भौतिक विज्ञान का सिलेबस स्टार्ट होता है। इसके पहले आपको हमने सिलेबस बता दिया है क्या क्या सिलेबस आपके में है। कक्षा 11 में क्लास 11th में आपका क्या क्या दोस्तों सिलेबस है उसका हमने एक वीडियो बना दिया है। वो आपको उसका लिंक जो है आपको दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। आप उस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहां से भी आसानी से आप देख पाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आज का बेटा मोटिवेशनल कोटेशन आपका भाई लेके आया। क्या? लक्ष्य न ओझल होने पाए, लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम मिला के चल, सफलता तेरे कदम छुएगी, सफलता तेरे कदम छुएगी, आज नहीं तो कल। कहने का दोस्तों तात्पर्य है लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम मिला के चल। दोस्तों लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम मिला के चल। दोस्तों कहने का तात्पर्य है कि यदि आप लगातार ईमानदारी के साथ, निष्ठा के साथ मेहनत करेंगे तभी तो कदम से कदम मिलेगा, तभी तो आप स्टेप वाइज तैयार होगा आपको। यदि हम डेली आपको पढ़ाएंगे तो आप डेली का डेली पढ़ेंगे, या आप जिन अध्यापकों के पास पढ़ते हो उन अध्यापकों जो पढ़ाते हैं आप डेली का डेली पढ़ते हैं तो क्या कदम मिला के चलना होगा ना। यानी कि पर डे का पर डे यदि आप पढ़ रहे हैं तभी तो आगे आप क्या एग्जाम में अच्छा लिख पाएंगे, अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। इसीलिए आप क्या कदम से कदम मिला के चल, पर डे पढ़िए। किसी भी कार्य को ईमानदारी, लगन और मेहनत के साथ यदि आप करेंगे तो 100% उसमें आप सफल ही होंगे। उसके बाद कहा सफलता तेरे कदम छुएगी, आज नहीं तो कल। यानी कहने का मतलब यदि आप रेगुलर पढ़ाई करेंगे, अच्छे से नोट्स बनाएंगे, अपने अध्यापकों की बात सुनेंगे, अपने माता पिता की बात सुनेंगे और रेगुलर मेहनत करें, कदम से कदम मिलाकर चलेंगे दोस्तों, तो 100% सफलता एक ना एक दिन आपके कदम छुएगी। और आपने जो सपना संयोजा है, आपने जो सपना देखा, 100% आज आपका भाई आपको विश्वास दिलाता है कि उस सपने की ओर 100% आप साकार कर पाएंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों आज की क्लास स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आपको आज चूंकि आपको पता है क्लास फर्स्ट ईयर का है, ये जो क्लास आपकी कौन सी कक्षा 11 की है, और आपको बेटा कक्षा 11 का आज बिल्कुल न्यू सिलेबस, पहले जीरो से आज आपका क्लास स्टार्ट हो रहा, सिलेबस स्टार्ट हो रहा दोस्तों। ठीक है, कक्षा 11 का जीरो से यानी कि बिल्कुल शुरुआत से सिलेबस स्टार्ट हो रहा, यहीं से आपका कक्षा 11 का आना है। हमने आपको दो पार्टों में सिलेबस दिखाया था, खंड क और खंड खा। खंड का से 35 नंबर का आएगा और खंड खा से 35 नंबर का दोस्तों आएगा। तो खंड हम का की शुरुआत करते हैं। उसकी पहली यूनिट दोस्तों क्या थी, किसी को याद है तो तुरंत कमेंट करके दोस्तों बताएं। पहली यूनिट दोस्तों हमारी थी, पहली यूनिट फर्स्ट यूनिट जो आपकी थी बेटा उसका क्या नाम था, भौतिक जगत तथा मापन। भौतिक जगत तथा मापन दोस्तों ये हमारी क्या थी, फर्स्ट यूनिट थी, भौतिक जगत तथा मापन दोस्तों, यानी कि फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट दोस्तों ये आपकी पहली यूनिट है आपकी क्लास फर्स्ट ईयर की। इसके अंतर्गत दोस्तों आप सभी छात्रों को जो पहला चैप्टर पढ़ना है, जिसका पहले चैप्टर का जो अध्ययन करना है, इसके अंतर्गत किस चैप्टर का, चैप्टर नंबर कौन सा, फर्स्ट। इसके अंतर्गत जो चैप्टर दोस्तों आपका फर्स्ट पढ़ना है क्या, भौतिक जगत है। अच्छा चैप्टर है, छोटा चैप्टर, बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा, कुछ विशेष नहीं है, लेकिन जितना भी इसमें है, जितना भी इस चैप्टर के अंतर्गत है वो आपका इंपॉर्टेंट भी बहुत है। मतलब वहां से एक नंबर तो आपका 100% यहां से फिक्स ही हो जाएगा। ठीक है, यानी कि चैप्टर एक जो आपकी भौतिक जगत है, क्या चैप्टर जो आपका एक भौतिक जगत है दोस्तों, इसमें से आपका एक नंबर मान के चलिए आपका फिक्स, ज्यादातर क्वेश्चन इसमें से एक नंबर का पूछा जाता है। छोटा चैप्टर है, बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो आज आपका फर्स्ट यूनिट भौतिक जगत तथा मापन फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट के अंतर्गत आपको फिजिकल वर्ल्ड पहला चैप्टर जो है
उसके बारे में, फिजिकल वर्ल्ड के बारे में सीखना है। इस फिजिकल वर्ल्ड में सबसे पहले हमको पढ़ना क्या है उसके बारे में दोस्तों बात करिए, ठीक है। बात करते हैं दोस्तों ने, और हमने खासकर आप लोगों को कि भौतिक विज्ञान होती क्या है इस के बारे में भी हमने आप लोगों को विस्तृत बताया है कि भौतिक विज्ञान क्या होती, साइंस क्या होती, इसके जनक कौन है, इसके बारे में भी बताया है। तो इसका भी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, जो छात्र देखना चाहेंगे वो आसानी से देख लेंगे दोस्तों, ठीक है। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप सभी छात्रों से जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करें, जिससे और अधिक छात्र जुड़ सके दोस्तों, और आपके दोस्तों को भी फायदा मिल सके दोस्तों, ठीक है। और यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं कि भौतिक जगत के अंतर्गत पहली हेडिंग जो हमारी क्या है, किससे स्टार्ट करने वाले, फिजिक्स की। तो दोस्तों जो भौतिक जगत है उसके अंतर्गत दोस्तों को पहली हेडिंग जो पढ़नी है कि बल क्या होती है। क्या पहला सबसे पहली हेडिंग है कि बल बेटा फोर्स होता क्या हमारा, बल जो हमारा फोर्स होता क्या है वो पहली हेडिंग पढ़नी है। इसके बाद जो दूसरी हेडिंग रहेगी प्रकृति में मूल बल, जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रकृति में मूल बल, ठीक है। तो पहली हेडिंग पहले बल जान लेते हैं, उसके बाद हम प्रकृति में मूल बलों के बारे में जानेंगे, ठीक है। क्योंकि बल क्या होता है उसके बारे में जानते हैं दोस्तों। तो आपके देखो बल आप सब जानते होंगे कि बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु पर लगाने पर, जो किसी वस्तु पर लगने पर उस वस्तु की गति या विराम अवस्था में लाने का प्रयास करता है, उस वस्तु को गति या विराम अवस्था में लाने का प्रयास करता है, बल कहलाता है। ये तो एक डिफिनेशन हो गई, लेकिन इसको सामान्य भाषा में समझेंगे कैसे। जैसे कि आप एक स्थान पे साइकिल आपकी खड़ी है, आप साइकिल सबके पास होगी, साइकिल आपकी खड़ी है, तो उस समय क्या है आपकी साइकिल विराम अवस्था में, साइकिल आपकी खड़ी है तो किस अवस्था में, विराम अवस्था में। और जैसे आपने क्या किया, बाहर से अपना हाथ उस साइकिल को टच किया, उसके दोनों हैंडलों को पकड़ा, यानी कि बाहर से, और उसको चलाना स्टार्ट किया, यानी आपने बाहर से एक बल लगाया। इसीलिए हमने कहा बल वह बाह्य कारक है, यानी कि हम बल में बाहर से कोई बल लगाते हैं। तो आपने साइकिल का जैसे ही हैंडल पकड़ा तो क्या होगा, साइकिल आगे की ओर दौड़ने लगी, तो वो क्या होगी हमारी विराम अवस्था में साइकिल थी और गति की अवस्था में आ गई। और बल यही तो करता है, यदि वस्तु विराम अवस्था में होगी तो उसको गति में लाने का प्रयास करेगा, और यदि वस्तु गति की अवस्था में होगी तो उसको क्या, विराम में लाने का प्रयास करेगा। कैसे दोस्तों समझो ध्यान से। जैसे कि क्या कोई, आप जब मैच खेलते हैं तो क्या कोई खिलाड़ी से क्या बल्ले से गेंद मारते हैं, जब कोई खिलाड़ी बल्ले से गेंद मारता है और यदि कैच लेने वाली है तो आपके हाथ में कैच आएगी, तो उस समय जो बल्ले से मारा और आपके हाथ के बीच में वो क्या, गेंद जो थी वो गतिज अवस्था में थी। कैसी थी दोस्तों, गतिज अवस्था में थी। और जैसे ही आपने उसको कैच पकड़ लिया, आपकी वो क्या हो गई, रेस्ट स्टेज में आ गई, यानी कि विराम अवस्था में दोस्तों आ गई। यानी कि वस्तु किसमें आ गई, विराम अवस्था में आ गई, यानी कि वहां पे भी क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। वस्तु गति थी, गति कर रही थी, लेकिन गति करने के तुरंत बाद आपने जैसे ही कैच कर लिया वो वस्तु विराम में, यानी कोई ना तो कोई बल उस गेंद पे कार्य किया होगा, कोई ना कोई बल तो उस गेंद पे कार्य किया। कौन सा बल, उन्होंने बल्ले से गेंद को मारा, यानी कि बाहर से बल लगाया। बल्ले से गेंद को मारने का मतलब दोस्तों क्या हुआ, बाहर से बल लगाया। बहुत सारे आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगे, जैसे चेयर का ले लें, कुर्सी तो सबके पास घर में होगी, कुर्सी पड़ी है, तो यदि पड़ी जब तक आप उसको टच नहीं करेंगे तब तक वो इधर से हिले डुलेगी नहीं, ठीक है। तो जैसे आपने जैसे कुर्सी को टच कर लिया, तो कुर्सी को टच किया यानी कि कुर्सी को उठा के एक स्थान से दूसरी स्थान की ओर ले गए, यानी कुर्सी विरामावस्था में थी। और जैसे आपने उठाया, यानी कि बाहर से कोई बल लगाएंगे तो तभी तो वस्तु हिलेगी, तभी तो अपने स्थान से उठाई जाएगी, है कि नहीं। तो यानी कि सामान्य भाषा में कह सकते हैं, बिल्कुल व्यवहारिक भाषा में, क्योंकि हमने पहले ही बताया फिजिक्स को बिल्कुल व्यवहारिक भाषा में पढ़ेंगे, कोई कठिन सब्जेक्ट नहीं, बहुत आसान, इससे आसान कोई सब्जेक्ट है ही नहीं। सिर्फ अपने भाई पे विश्वास तो कीजिए एक बार, ठीक है। तो आप क्या देखो, सामान्य भाषा में कहें तो क्या होता है बल, मतलब गतिज अवस्था यदि कोई गतिमान है वस्तु तो उसको विराम में ला देगा बल, और यदि कोई वस्तु क्या विराम अवस्था में तो उसको गति में लाने का प्रयास करता है। बल का बस इतना कार्य है। और कैसा बल है, तो बाह्य बल है, क्योंकि हम बाहर से लगाते हैं, बाहर से इस फोर्स को लगाते हैं दोस्तों, राइट। चलिए इसके बारे में लिख लेते ध्यान से।
तो बल होता क्या है? हाँ, एक खास बात और है, आप सभी छात्र, क्योंकि आज से पहली आपकी क्लास है, तो आज से आप अच्छी नई कॉपी खरीद लीजिए और नया पेन बढ़िया सब कुछ नया लेके, ठीक है, भगवान का नाम लेके, जो जिसके जो इष्ट देव उसका नाम लेके अच्छे से बढ़िया नोट्स आज से ही बनाना स्टार्ट कर दीजिए। और ये यदि आपने कल पे छोड़ा तो फिर आपका रह जाएगा, नोट्स आपके नहीं मिल पाएंगे। और एक बात और खास आपके है कि नोट्स आपको बिल्कुल सामान्य भाषा में मिलेंगे, व्यवहारिक भाषा में मिलेंगे यहाँ से दोस्तों। तो आप नोट्स बनाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा, जैसे आप ऑफलाइन में पढ़ते हैं सेम नोट्स वैसे ही मिलने वाले हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, सारे चैप्टर हैं, जितनी हेडिंग है सारी अच्छी हेडिंग है, और आपको विधिवत बिल्कुल व्यवहारिक भाषा में बताया जाएगा। इसलिए आप नोट्स बनाइए, क्योंकि नोट्स ही आपके सच्चे साथी दोस्त हैं। क्योंकि हम एक बार यहाँ पढ़ा देंगे और आप पढ़ लेंगे दोस्तों, फिर एग्जाम के समय क्या बहुत सारी तब तक वीडियो हो जाएंगी, तो क्या हर वीडियो को एग्जाम के टाइम आप देख पाएंगे? नहीं। यदि आपके नोट्स होंगे तो फटाक से पलट लेंगे और नोट्स का अध्ययन कर लेंगे और आसानी से सीख जाएंगे। ठीक है दोस्तों, और कोशिश करिए पर डे का पर डे आप पढ़ने की कोशिश करिए दोस्तों। ठीक है, चलिए लिखाते हैं कि बल होता क्या, हमने समझा दिया, इसके बारे में लिख लीजिए दोस्तों। ठीक है, लिखिए बल, साथ ही में लिखते रहिए। ठीक है, बल वह बाह्य कारक है, बल वह बाह्य कारक है, बाह्य कारक है, बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु पर, जो किसी दोस्तों क्या, जो किसी वस्तु पर लगकर ऐसे देखो, जो बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु पर लगकर उस वस्तु को गति या विराम में लाने का प्रयास करती है। क्या दोस्तों? बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु पर लगकर, एक ही में लिख लो, जो किसी वस्तु को पर लगकर या लगने पर, जो किसी वस्तु पर लगकर उस वस्तु को गति या विराम में लाने का प्रयास करती है। ठीक है, ध्यान समझो, ये क्या कहलाता है? हमारा बल कहलाता है। और विधिवत से हमने सारे एग्जाम्पल बता दिए, जैसे क्या, गेंद को फेंकना, तो गेंद को फेंकना यानी कि आपके हाथ में जब तक गेंद होगी तो किस कैसे होगी? वो विराम में अवस्था हो, जैसे गेंद को फेंक दिया वो काहे में होगी? गति की अवस्था में होगी। खिलाड़ी द्वारा बल्ले से गेंद को मारना और आपका कैच करना, तो जब खिलाड़ी ने बल्ले से गेंद को मारा तो गतिज अवस्था में थी और आपने कैच कर लिया तो विराम अवस्था में होगी। साइकिल का आपने जैसे एग्जांपल लिया कि साइकिल जब तक आपके घर में खड़ी है तो विरामावस्था में है, और जैसे आपने साइकिल को टच किया, चलाना स्टार्ट किया, यानी कि बाहर से कोई आपने फोर्स दिया, उसको फोर्स उस पर लगाया तो हमारी साइकिल स्टार्ट हो जाती है, यानी कि साइकिल विराम से गति में आई, यानी कि अवस्था में परिवर्तन हुआ। यानी कि अवस्था में परिवर्तन होना ही क्या कहलाता है? बल कहलाता है। एक बार डिफिनेशन और देख लेते हैं। बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु पर लगकर उस वस्तु को गति या विराम में लाने का प्रयास करता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बल एक सदिश राशि होती है। बल क्या होती है दोस्तों? सदिश राशि। दोस्तों सदिश राशि होता क्या है? वे भौतिक राशियां, वे अभी आगे सीखेंगे सदिश राशि के बारे में बताएंगे, लेकिन यहाँ पे वर्ड यूज हो रहा है कि बल सदिश राशि, उसके बारे में आपको बता दे रहे हैं। वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती, सदिश राशियां कहलाती हैं। यानी कि उसमें दिशा भी होना चाहिए, दिशा भी इंगित होनी चाहिए, और परिमाण, उसका क्या परिमाण है उसको भी पता होना चाहिए, तब वो सदिश राशि कहलाती है दोस्तों। ठीक है, तो नई लाइन से लिख लीजिए, यह एक सदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है। कैसी राशि दोस्तों? सदिश राशि है। ठीक है, कौन सा? बल। इससे बेटा कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं फोर्स को, कैपिटल एफ से भी लिख सकते हैं, प्रदर्शित करते हैं। यह एक सदिश राशि दोस्तों। ठीक है, इसका मात्रक जो दोस्तों होता है क्या? इसका मात्रक, किसका? बल का। इसका मात्रक दोस्तों सीजीएस पद्धति में दोस्तों इसका जो मात्रक होता है क्या? इसका मात्रक जो बेटा होता है न्यूटन होता है। किसका? और किस पद्धति में होता है?
किस पद्धति? एसआई पद्धति में दोस्तों होता है, सीजीएस नहीं, एसआई पद्धति में दोस्तों इसका मात्रक न्यूटन होता है और सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक दोस्तों क्या होता है? डाइन होता है। क्या? यह एक सदिश राशि है, इसका मात्रक न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन होता है। ठीक है, और न्यूटन किस पद्धति में होता है? तो एसआई पद्धति जो बेटा होती है आपकी, एसआई पद्धति जो होती है, आपको ये भी सब सीखने को मिलेगा। इसलिए अगला चैप्टर जो है उसमें एसआई पद्धति वगैरह आपको सिखाई जाएगी, तो घबराइएगा नहीं कि सर एसआई पद्धति नहीं बताई, तो बल आप पहले पढ़ाने लगे। ठीक है, तो अगले चैप्टर में आपको सीखने को मिलेगा। एसआई पद्धति में बल का मात्रक कैसे लिखो? एसआई पद्धति में जो बल का जो मात्रक होता है वो बेटा क्या होता है? न्यूटन होता है। और एम और क्या? सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति, इसका मतलब होता है पद्धति में बल का मात्रक दोस्तों क्या होता है? ये डाइन होता है, डाइन। ठीक है, ये डाइन होता है दोस्तों। ठीक है, और बेटा जो आपका न्यूटन बराबर होता है, एक न्यूटन बराबर वो बेटा होता है 10 की पावर 5 डाइन के बराबर होता है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन वगैरह भी कभी कभार पूछ लेता है। जब आप कंपटीशन की तैयारी करेंगे तो वहां भी ये पूछ लेता है क्या कि एक न्यूटन बराबर कितना होता है? 10 की पावर 5 डाइन होता है। और आपके सिलेबस में भी इसलिए आपको यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि एक न्यूटन बराबर होता है 10 की पावर 5, 10 की पावर 4, 10 की पावर 6 या 10 की पावर -5। तो आप काहे पे टिक करेंगे? एक न्यूटन 10 की पावर 5 डाइन के बराबर होता है दोस्तों। ठीक है, तो बल के बारे में जो सामान्य जानकारी थी हमने वो आपको दे दिया। ठीक दोस्तों, बल के बारे में जो सामान्य जानकारी थी वो आपने यहां से सीख ली। ठीक दोस्तों, चलिए आगे बात करते हैं। और लिखना चाहो तो बल को और इस वजह से सीखना चाहो तो बल जो होता है F बराबर ma होता है, F बराबर ma, यानी कि बल जो होता है द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। क्या? चलिए थोड़ा और बता देते हैं, इतना सीख गए हैं, फिर आगे बात करते हैं जो आज हमको मुख्य टॉपिक पढ़ना है। ध्यान से देखिए बेटा, बल के बारे में थोड़ी जानकारी और ले लीजिए आप, क्योंकि इस पे भी फार्मूले न्यूमेरिकल लगने वाले हैं आपके। ध्यान समझिए, क्या हमने बताया? F बराबर क्या था? ma, ठीक है। F जो बेटा यहाँ पे होता है F बराबर ma होता है। F जो बेटा यहाँ पे बल होता है, और A जो बेटा m होता है हमारा द्रव्यमान होता है, और A दोस्तों क्या होता है? त्वरण होता है। यानी कह सकते हैं बल की दूसरी डिफिनेशन कह सकते हैं द्रव्यमान तथा त्वरण के गुणनफल को बल कहते हैं। द्रव्यमान तथा त्वरण का गुणनफल बल के बराबर होता है। क्या? कितनी आसान डिफिनेशन, द्रव्यमान तथा त्वरण के का गुणनफल बल के बराबर लिख लगा, इसलिए बराबर होता है, ऐसे भी कह सकते हैं। तो F बराबर ma यहां से भी दोस्तों एक होता है। राइट, चलिए आगे चलते हैं। अभी बल को और आगे सीखने को मिलेगा आपको इसके बारे में। ध्यान से देखिए बेटा, अब हेडिंग जो आपकी मुख्य हेडिंग पढ़नी थी उसके बारे में बात करिए, क्योंकि भूमिका बनाने के लिए हमने इसकी बात की है। अब मुख्य हेडिंग जो आपको इसमें पढ़नी है उसके बारे में दोस्तों बात करते हैं। प्रकृति में मूल बल, क्योंकि हमने बल आपको पढ़ाया ना, इसीलिए हमने बल के बारे में पहले ही बात कर ली। फंडामेंटल, ठीक है, ये फंडामेंटल जो फोर्स इन नेचर, फंडामेंटल फोर्स इन नेचर, प्रकृति में मूल बल। ठीक है, प्रकृति में मूल बल क्या होते हैं? वैसे बल तो बहुत प्रकार के होते हैं, सीखने को बहुत मिलेगा। ठीक, घर्षण बल, श्यान बल, ये बहुत सारे बल होते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, तो बहुत सारे बल होते हैं, लेकिन प्रकृति में मूल बल कौन होते हैं उनका सिर्फ इस चैप्टर में हमको अध्ययन करना है। बाकी बलों के बारे में हम बाद में सीखेंगे। इस चैप्टर में हमको प्रकृति में सिर्फ प्रकृति में मूल बलों का अध्ययन करना दोस्तों। ठीक है, प्रकृति में मूल बल दोस्तों जो कितने होते हैं? 4 होते हैं। प्रकृति में मूल बल कितने होते हैं? 4 होते हैं। चारों में से कोई ना कोई पूछ लिया जाता है आपसे खासकर दोस्तों। ठीक है, तो प्रकृति में मूल बल कितने होते हैं दोस्तों? तो आपका जवाब आएगा कितने? 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं आप लिख लीजिए, साथ में लिखते रहिए। ठीक है, तो लिखो कि प्रकृति में नेचर में ना, प्रकृति में चार मूल बल होते हैं। मूल बल होते हैं, प्रकृति में 4 मूल बल होते हैं। निम्नलिखित प्रकृति में निम्नलिखित 4 मूल बल होते हैं। ठीक है, नंबर दोस्तों पहला देखो कौन सा होता है?
बात करते हैं पहले बल की, ध्यान से देखिए बेटा। गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स। गुरुत्वाकर्षण बल को इंग्लिश में कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरा बेटा जो होता है विद्युत चुंबकीय बल, यानी कि इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फोर्स इंग्लिश में कहते हैं इसे दोस्तों। तीसरा जो होता है बेटा आपका होता है प्रबल नाभिकीय बल। क्या? प्रबल नाभिकीय बल। क्या होता है दोस्तों अगला? प्रबल नाभिकीय बल होता है। और बेटा जो चौथा आपका होता है दुर्बल या इसी को आपको कभी कभी क्षीण भी लिखा मिल जाता है, दुर्बल लिखा मिलेगा या क्षीण नाभिकीय बल। नाभिकीय बल, क्षीण नाभिकीय बल। दोस्तों ये 4 प्रकार के बल होते हैं। प्रबल नाभिकीय बल यानी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। और क्या? दुर्बल यानी कि क्या? दुर्बल यानी क्या? बोलो। दुर्बल का मतलब क्या होता है? वीक न्यूक्लियर फोर्स। बात क्लियर है? यानी कि प्रकृति में आपको कितने बल पढ़ने हैं? 4 बल पढ़ने हैं। गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत चुंबकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल और दुर्बल नाभिकीय बल। ज्यादातर आपके एग्जाम में गुरुत्वाकर्षण बल पूछा जाता है, ठीक है। 1 नंबर पे बहुत आता है। कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा उसके बारे में बात करेंगे। और प्रबल नाभिकीय बल के 2 ऐसे बल हैं जिनके बारे में विशेषकर बात करनी है दोस्तों। बाकी पढ़ने तो हमको सारे बल हैं, ठीक है दोस्तों। तो आप इसको नोट कर लीजिए। फिर पहली हेडिंग डालेंगे गुरुत्वाकर्षण बल। पहली हेडिंग क्या डालेंगे? गुरुत्वाकर्षण बल। इसके बारे में सीखेंगे। फिर उसके बाद सीखेंगे क्या? पहले गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में सीखेंगे, उसके बाद चुंबकीय बल के बारे में सीखेंगे दोस्तों। हो गया? तो मुझे उम्मीद है आपने लिख लिया होगा। चलिए आगे चलते हैं। तो पहले ही डाल दो दोस्तों सभी लोग, गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है। पहली हेडिंग डालिए ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल। और इस पे बेटा ध्यान दीजिए, बहुत अच्छा है, ये प्रूफ है छोटा सा, और आपको इसमें बल का बनाने में जानकारी मिल जाएगी। ध्यान से समझिए। पहली हेडिंग डालिए बेटा आप सभी, गुरुत्वाकर्षण बल। ये आपकी पहली हेडिंग होगी। क्या? गुरुत्वाकर्षण बल। ये पहले बल की बात कर रहे हैं। किस बल की बात कर रहे हैं? पहले बल की बात कर रहे हैं। तो बात करते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल वास्तविकता में दोस्तों होता क्या है, कि गुरुत्वाकर्षण बल होता क्या। ध्यान से समझिए। एक चित्र की ओर देखिए। पहले आप चित्र को ध्यान से देखिए, बनाइएगा साथ में। नहीं, पहले चित्र देख लीजिए। मान लेते हैं, क्या मानते हैं दोस्तों? सबसे पहले मानते हैं, माना एक पिंड ये है। क्या? माना एक पिंड ए है, और इधर मान लेते हैं कुछ दूरी पर ये पिंड हमारा बी है। एक पिंड मान लेते हैं आर दूरी पर। इसको ऐसे बंद करेंगे, तीर लगा के ऐसे बंद करें, यानी कि ये इस बस इतनी ही दूरी हम नाप रहे हैं। जो लास्ट में हम ऐसे लाइन खींच रहे हैं, ऐसे लगा के लास्ट में ऐसे खींच रहे हैं, इसका मतलब इसके आगे की दूरी नहीं, बस यहीं तक दूरी नापना है। मान लेते हैं 2 पिंड हमारे पास हैं, ए और बी, जिनके नाम हमने दे दिए हैं। क्या नाम है? एक का नाम है ए और दूसरे का नाम क्या है? बी। क्या? एक का नाम है भैया ए और दूसरे का नाम क्या है? बी। इनके बीच की दूरी दोस्तों क्या है? स्मॉल आर है। इनके बीच की दूरी दोस्तों क्या? स्मॉल आर है। और इनके द्रव्यमान, जो पिंड ए है इसका द्रव्यमान दोस्तों m1 है, और पिंड जो बी है इसका द्रव्यमान कौन सा बेटा? m2 है। ध्यान से दिखाई पड़ा? पिंड ए जो दोस्तों हमारा है उसका द्रव्यमान बेटा हमारा कौन सा कितना है? m1। और पिंड 2 जो है उसका द्रव्यमान दोस्तों हमारा m2। कितना? m2 है। राइट? यहां तक बात क्लियर हुई? यानी कि क्या? माना 2 पिंड हम ले लिए एक दूसरे से कितनी दूरी पे है दोस्तों? 2 पिंड ए और बी लिए। ए का द्रव्यमान m1 है, बी का द्रव्यमान m2 है, और एक दूसरे के बीच की दूरी स्मॉल r है। ये पिंड इधर की ओर बल लगाता है F,
और ये पिंड बेटा इधर की ओर बल लगाता है F। यानी कहने का मतलब इनके बीच, इन दोनों पिंडों के बीच क्या लगता है, आकर्षण बल लगता है, क्योंकि दोनों एक ओर आ रहे हैं। आकर्षण बल कहने का मतलब क्या होता है, दोनों एक ओर आ रहे हैं, यानी कि चिपक रहे हैं की कोशिश कर रहे हैं। और चिपकने का मतलब क्या होता है, आप लोग तो खूब अच्छे से समझते होंगे कि चिपकने का मतलब क्या होता है, आकर्षित होना। तो ये दूसरे एक दूसरे की ओर क्या हो रहे हैं, आकर्षित हो रहे हैं। तो ये चित्र को बना लीजिए, बना लेंगे ना। देखो आप इसमें लिखेंगे नियम होता है क्या, गुरुत्वाकर्षण बल। तो गुरुत्वाकर्षण बल होता है किन्हीं दो आवेश, किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला वह आकर्षण बल। क्या, किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला वह आकर्षण बल, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है जो उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के गुणनफल के बेटा समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होता है, तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और सब ऊपर से चला गया ना, नहीं समझ में आया, थोड़ा लिख लीजिए फिर इसके बारे में बताते हैं। क्या गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं किसे, ध्यान से लिखिए। हमने बताया गुरुत्वाकर्षण बल किसे कहते हैं, किन्हीं दो पिंडों के बीच किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला वह बल होता है, ऐसे लिख लो, वह बल होता है जो दोनों पिंडों के पिंड कहें, वस्तु कहें, कण के, बात एक ही है, जो दोनों पिंडों के द्रव्यमानों, अब लिख लीजिए, अभी सब समझ में आ जाएगा, घबराइएगा नहीं। द्रव्यमानों के, आपका भाई है तो घबराने की जरूरत नहीं है, द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती, तथा उनके बीच की दूरी, या इनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या, किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला वह बल जो पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोस्तों यहां पे एक चीज और लिख लीजिएगा, किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल लिख लीजिए, इसको विशेष करना ध्यान रखिएगा, आकर्षण बल, यही आपका इंपॉर्टेंट है, नाम क्या है, आकर्षण बल, इसको यहां लिख लीजिएगा। किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला वह आकर्षण बल होता है, किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला वह आकर्षण बल, किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला वह आकर्षण बल होता है, कौन सा बल होता है, जो पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या, जो गुरुत्वाकर्षण बल दोस्तों होता है, कहने का मतलब है जो गुरुत्वाकर्षण बल, यानी कि यहां लिखो किन्हीं, पहले लिख लो माना दो पिंड M1 तथा M2 हैं, जिनके, माना दो पिंड A तथा B हैं, पिंड के नाम क्या है, माना दो पिंड, पहला पिंड आपका A, दूसरा पिंड कौन सा B है, माना दो पिंड A तथा B हैं, जिनके द्रव्यमान बेटा कौन सा क्या है,
जिनके द्रव्यमान क्रमशः क्या है, m1 व m2 है। चित्र भी बनाना है, m1 व m2 है। इनके बीच की दूरी, किनके, पिंडों के बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी बेटा कितनी है, बीच की दूरी स्मॉल r है। तो इनके बीच कार्य करने वाला, तो इनके बीच किसके, पिंडों के बीच, तो इनके बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल कैसा है, आकर्षण बल है। ये पूछ लेता है आपके पेपर में कभी कभार कि गुरुत्वाकर्षण कैसा बल है, तो आपका जवाब क्या रहेगा, गुरुत्वाकर्षण आकर्षण बल है। तो क्या होगा, F समानुपाती दोस्तों क्या हो जाएगा, कहा था जो पिंडों के द्रव्यमानों के, यानी कि दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के, जो पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के द्रव्यमान, यानी कि m1 m2, जो पिंडों के द्रव्यमान, यानी कि जो, चलो एक चीज और सही करो, जो दोनों पिंडों के, ऐसे करो, जो दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के, तो जो दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है, तथा इनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती बता होता है 1/r, चूंकि वर्ग दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती r²। थोड़ा ध्यान से समझिएगा इस वर्ड को, समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती, इन दो वर्डों के विषय ध्यान दीजिए। समानुपाती जब भी कहेगा तो जो इधर लिखा है उसके जस्ट सामने बराबर में वो दूसरी चीज का जिक्र करेगा। समानुपाती की बात जब भी आपसे कहेगा तो जो इधर लिखा होगा और जस्ट उसके जो सामने लिखा होगा उसके बारे में ही आपसे बात करेगा दोस्तों। क्या, समानुपाती का जब भी आपसे बात करेगा तो जैसे ये लिखा है ऊपर, तो ये ऊपर लिखा रहेगा। समानुपाती का दूसरा नाम है, हम बेटा अनुक्रमानुपाती के नाम से भी यूज करते हैं। समानुपाती का दूसरा नाम क्या है, अनुक्रमानुपाती भी कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। तो या तो यहाँ पे समानुपाती यूज कर सकते हैं या अनुक्रमानुपाती यूज कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और जो व्युत्क्रमानुपाती का कहेगा, तो जिसके व्युत्क्रमानुपाती कहेगा, जैसे बल के व्युत्क्रमानुपाती का, तो बल लिखोगे फिर वो एक स्थान नीचे रहेगा, यानी कि बटे अंश बटे हर में लिखा जाएगा। अंश में सदैव 1 रहेगा और हर में जो कहेगा वो आएगा। जैसे यहाँ क्या कहा, बल जो होता है दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी व्युत्क्रमानुपाती का जैसे ही जिक्र, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है उल्टा, यानी कि क्या 1/, में चला जाएगा, 1/, में चला जाएगा, क्योंकि वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती से 1/r² होगा। इतनी बात क्लियर हो। थोड़ा एक बार हम नियम आपको और दोहरा देते हैं कि दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला वह आकर्षण बल होता है, कौन, गुरुत्वाकर्षण, वह आकर्षण बल होता है किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, वह आकर्षण बल होता है जो दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के, जो दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के बीच में गुणा के निशान होता है कि नहीं, दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इतनी बात क्लियर होगी। आगे चलते हैं दोस्तों, कोई समस्या दोस्तों तुरंत कमेंट कर दिए, निसंकोच अपने भाई से पूछ सकते हो दोस्तों। चलिए नियम निकाल रहे हैं, चलिए आगे बात करते हैं, ध्यान से देखिए। ध्यान से बात करते, देखो आप इसको समीकरण नंबर दोस्तों 1 दे दो और इसको समीकरण नंबर दोस्तों 2 दे दो। ध्यान से देखिए, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से ध्यान से देखिएगा बेटा। अब समीकरण 1 हमारा क्या है, ये समीकरण 2 ये। अब एक बात और ध्यान दीजिए, जब किसी भी समीकरण का एक पार्ट बराबर होता है, कहने का मतलब यदि किसी भी समीकरण का LHS पार्ट बराबर है दोस्तों, तो RHS वाला पार्ट भी बराबर होता है। क्या, यदि किसी समीकरण का LHS वाला पार्ट बराबर है तो RHS वाला भी पार्ट आपस में बराबर हो जाते हैं, या तो ये होता है। अब क्योंकि F समानुपाती दोनों, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, F समानुपाती, ये क्या लिख सकते हैं, m1 m2/r²।
देखो दोनों को एक ही में मिला के लिख दिया, F समानुपाती m1 m2 अपान r स्क्वायर। और बेटा जो ये समानुपाती आता है, ये जो चिन्ह आता है यहाँ पे, जो चिन्ह आता है सदैव इस चिन्ह को हम हटाते हैं। इस चिन्ह को हटाने का मतलब क्या, इस चिन्ह को सदैव बराबर में तोड़ते हैं। क्या करते हैं, इस चिन्ह को सदैव बराबर में तोड़ते हैं। बराबर में दोस्तों तोड़ने का मतलब होता है कि जब बराबर में हम तोड़ेंगे तो यहाँ पे एक नेतांक आता है, नेतांक मतलब कांस्टेंट आता है। तो दोस्तों इनके बीच जब तोड़ते हैं तो निश्चित होता है कांस्टेंट यहाँ पे कैपिटल G आता है। क्या कहते हैं, कैपिटल G आता है। तो कैपिटल G m1 m2 अपान r स्क्वायर। क्या नेतांक आता है, कैपिटल G आता है। तो F बराबर क्या होगा, कैपिटल G m1 m2 अपान r स्क्वायर। दोस्तों जहां कैपिटल नोट कर लिया होगा ना आपने। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखो ध्यान से देखिए, जहां दोस्तों जो कैपिटल G होता है उसको बोलते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नेतांक। क्या बोलते हैं दोस्तों, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नेतांक होता है। और इसका पूरे ब्रह्मांड में मान नियत होता है। क्या, जहां G एक नियतांक है, जहां G एक नियतांक है जिसे क्या कहते हैं, जिसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण कहते हैं, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण कहते हैं, जिसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। क्या है, यानी G एक नेतांक है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण कहता है। यानी क्या है, कैपिटल G का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण है दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं, ये रब कर दे तो नोट कर लिया होगा। अब बेटा इस G पे थोड़ा हल्की सी चर्चा कर लेते हैं। G पे देखो दोस्तों, जो G होता है इसका मान जो होता है पूरे ब्रह्मांड में नियत होता है। क्या होता है, पूरे ब्रह्मांड में इसका मान जो होता है नियत होता है। तो होता कितना दोस्तों, इस पे भी ध्यान रखिए और इसका मान ये याद कर लीजिएगा आप सभी लोग। क्या, G का जो बेटा मान होता है 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये इसका मात्रक है, प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, किलोग्राम या किलोग्राम स्क्वायर। क्या, G का जो बेटा जो मान होता है 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर दोस्तों होता है। राइट, ये आपका कंप्लीट टॉपिक हुआ जाके कि गुरुत्वाकर्षण बल किसे कहते हैं। आपसे पूछ सकता है कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, तो आपको इतना देना होगा और आपको 2 नंबर से यहां से पूछा जाता है। ये यदि आपके पेपर में आएगा तो 2 नंबर का पूछा जाएगा आपसे। कितने नंबर का दोस्तों पूछा जाएगा, 2 नंबर का आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुरुत्वाकर्षण बल किसे कहते हैं दोस्तों। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट, इसको सही से आप तैयार कीजिएगा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं दोस्तों, मुझे उम्मीद है समझ में आएगा। यदि नहीं समझ में आया हो तो क्या दोस्तों आप तुरंत कमेंट कर सकते हैं। आप सभी छात्र जितने लोग इस समय वीडियो को देख रहे हैं उस सभी छात्र शेयर जरूर करें दोस्तों। चलिए बात करते हैं दोस्तों आगे, जो आपकी हेडिंग है गुरुत्वाकर्षण बल, इसी पे भी बात करनी है। इसके जो गुण होते हैं, गुरुत्वाकर्षण गुण जो इसके होते हैं क्या होते हैं, उस पर बात करते हैं। गुरुत्वाकर्षण के जो गुण होते हैं, प्रॉपर्टीज होती, उस पर बात करते हैं। पहले क्या डालोगे इसके अंदर हेडिंग बेटा। इसके बाद गुरुत्वाकर्षण बल के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स के गुण है बेटा। चलिए इस पे चर्चा करते हैं दोस्तों, बात करते हैं। तो इसके बेटा 4-5 गुण लिखवा देंगे, लिख लीजिए पहले। गुरुत्वाकर्षण बल के निम्नलिखित गुण होते हैं। क्या, गुरुत्वाकर्षण बल के साथ में लिखिए, बल के निम्नलिखित गुण होते हैं। निम्नलिखित गुण होते हैं, क्या होते हैं, निम्नलिखित गुण होते हैं। पहला कौन सा दोस्तों,
लिखा था कि गुरुत्वाकर्षण बल कैसा बल है? गुरुत्वाकर्षण बल एक आकर्षण बल है। गुरुत्वाकर्षण बल कैसा बल है? गुरुत्वाकर्षण एक आकर्षण बल है। क्या लिखोगे सबसे पहला पॉइंट? यह एक आकर्षक बल है। यह कौन? गुरुत्वाकर्षण बल। यह एक आकर्षण बल है। दूसरा दोस्तों बल है। दूसरे की बात करते दोस्तों, यह बल जो होता है, गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है, दीर्घपरासीय होता है। कहने का मतलब जो इसकी परास जो रेंज होती है वो अत्यधिक होती है दोस्तों। ठीक है, तो दूसरे पॉइंट लिखेंगे, यह बल दीर्घ परासीय या दीर्घ परासीय होता है। यह बल दीर्घपरासीय होता है। क्या आपका जो ये कौन सा गुरुत्वाकर्षण बल है, ये कैसा है? आकर्षक बल होता है। या और दूसरा पॉइंट, यह बल दीर्घपरासीय होता है। और तीसरा पॉइंट, यह बल संरक्षी बल होता है। सब कुछ सीखने का मिलेगा आपको, घबराइएगा नहीं, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण की बात चली है इसीलिए सारे पॉइंट लिखवाने जरूरी हैं। यह बल संरक्षी बल होता है। कैसा होता है? संरक्षी बल होता है, यानी कि संरक्षित रहता, संरक्षी बल होता है। और चौथे की बात करते हैं दोस्तों, यह बल कौन सा? गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है बेटा, केंद्रीय बल होता है। यानी कि सेंटर की ओर कोई पिंड होगा, उसके केंद्र की ओर जो बल लगेगा वही कहलाता है क्या? गुरुत्वाकर्षण बल। यह बल केंद्रीय बल होता है। ये संरक्षित होता है। आपको आगे सब कुछ पढ़ना है बेटा, होता है मतलब सब कुछ कहने का मतलब ये केंद्रीय बल क्या होते हैं, संरक्षी बल क्या होते हैं, आकर्षक बल क्या होते हैं, दीर्घपरासीय बल क्या होते हैं, दीर्घपरासीय क्या होता है, सब कुछ पढ़ना दोस्तों आगे चल के आपको ना। तो इसके हमने 4 पॉइंट लगा दिए। क्या? यह एक आकर्षक बल होता है, ठीक है, आकर्षण बल होता है। यह कैसा? दीर्घपरासीय यानी कि परास अधिक होती है। यह कैसा होता है? संरक्षी बल होता है। और यह गुरुत्वाकर्षण बल कैसा होता है? केंद्रीय बल होता है। इसकी कितनी क्वालिटी होगी दोस्तों? 4 क्वालिटी हो गई दोस्तों। ठीक है, और एक पॉइंट और लिखना चाहो तो इसमें लिख सकते हो 5वां पॉइंट, यह अत्यधिक छोटे कणों पर कार्य करता है। यानी कि छोटे पिंडों पर कार्य करता है, बड़े पिंडों पे कार्य नहीं करता दोस्तों। कौन सा बल? गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है छोटे पिंडों पे कार्य करता है, या पिंड बड़े पिंडों पे कार्य नहीं करता, जैसे तारों, नक्षत्रों, उस पे ये वर्क नहीं करता है दोस्तों। बात समझ में आया कि नहीं? तो ये जो आपका गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में बात कर ली। और एक पॉइंट अच्छा और बढ़ा लीजिए, इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट पे आप वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइए, क्योंकि कई एग्जामों में बहुत पूछा गया है। यहाँ पे भी आपके भी पेपर में और कंपटीशन में खासकर ये क्वेश्चन जो हम 5वां पॉइंट आपका लिखवाने जा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए। तो इस पे तो आप बढ़िया अच्छे से लिख लीजिएगा पेन लेके, कि जो गुरुत्वाकर्षण बल बेटा होता है, हमने कलर भी चेक कर लिया क्या? गुरुत्वाकर्षण जो बल बेटा होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है बेटा, गुरुत्वाकर्षण बल सबसे दुर्बल बल होता है। दुर्बल बल होता है। क्या होता है? ध्यान समझिए बेटा, क्या हमने कहा कि गुरुत्वाकर्षण जो बेटा होता है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है सबसे दुर्बल बल होता है। इसको अच्छे से लिख लीजिए और ब्रैकेट में बंद कर लीजिए। इतना इंपॉर्टेंट एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है आपके, खासकर ऑब्जेक्टिव में ये। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है सबसे दुर्बल बल होता है। तो आपके दिमाग में तुरंत यहां से क्वेश्चन उपजा होगा, सर ये दुर्बल होता तो प्रबल बल कौन सा होता है ना? तो थोड़ा धैर्य रखिए, अभी 3 हेडिंगें और बाकी है ना, 3 हेडिंगें और बाकी। नंबर दूसरी कौन सी थी? विद्युत चुंबकीय बल। तीसरी क्या थी? प्रबल नाभिकीय बल। और चौथी हेडिंग क्या है? क्षीण नाभिकीय बल या दुर्बल नाभिकीय बल। ये आपकी 3 हेडिंगें, अभी तो और पढ़नी है, 3 टॉपिक इसमें और पढ़ने। तो आपने आज विस्तृत गुरुत्वाकर्षण बल होता है उस पर अध्ययन कर लिया, और आज आपकी क्लास फर्स्ट थी तो आप इतना बहुत सीख लिए हैं। आज आपको कल जो इसका अगला पार्ट है कौन सा? दूसरा बल कौन सा होगा आपका? विद्युत चुंबकीय बल। और कल ही आपका हो जाएगा, कल में आपको विद्युत चुंबकीय बल मिलने वाला है। उसके दूसरे नंबर पे आपको बेटा मिलेगा जो क्या मिलेगा? प्रबल विद्युतीय बल।
प्रबल नाभिकीय बल दोस्तों, और तीसरा चौथा मिलेगा दुर्बल नाभिकीय बल। 3 बल आपके कल समाप्त हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच दोस्तों। यदि आपको क्लास ये पसंद आई हो तो दोस्तों आप लाइक जरूर करें, और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल पर क्लास फर्स्ट ईयर का कंप्लीट सिलेबस आप सभी छात्रों को प्रोवाइड किया जाएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।